बच्चों गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कर रहे होंगे आप और कैसे हैं। अब मैं आज आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में समझाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से केवल किसी वस्तु का 4 या 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। उससे अधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इससे हम किसी वस्तु का लगभग 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसकी मैग्नीफाइंग पावर 10x यानी होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने फिगर बनाया हुआ है आपके पास। इसमें 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, जो कि कम द्वारक और कम फोकस दूरी के होते हैं। इनका जो एपर्चर होता है वो छोटा होता है और इसकी फोकस दूरी भी कम होती है। एक लेंस कम फोकस दूरी और कम द्वारक का होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो कि सदैव वस्तु की ओर होता है। पहला लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ओ से लिखा हुआ है, अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। ये हमेशा वस्तु की ओर होता है। इसका द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी भी छोटी होती है। दूसरा लेंस जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं या आई लेंस कहते हैं, इसका द्वारक अभिदर्शक की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है और फोकस दूरी इसकी और कम होती है। यानी कि इसकी फोकस दूरी और कम होती है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसका द्वारक छोटा होता है, इसका द्वारक बड़ा होता है। इसे ई लेंस लिखा हुआ, आई लेंस या नेत्रिका लेंस से पता चलता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो वस्तु है वो एफ हो, यानी इसके जो प्रथम फोकस है उससे थोड़ा सा बाहर की ओर रखते हैं। अर्थात हमने इसकी कंडीशंस आपको समझाई थी कि जब कोई भी वस्तु उत्तल लेंस के सामने f और 2f के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। यानी कि यहाँ पर ये वस्तु FO से बाहर की ओर रखी है, FO डैश से, तो इसका प्रतिबिंब, ये द्वितीय फोकस है, 2FO से बाहर यानी कि इधर की ओर उल्टा और वास्तविक बनता है। समझ रहे होंगे। जो मैंने पीछे आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना समझाया था, उसमें ये बताया था कि वस्तु जब f और 2f के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब सदैव 2f से अनंत के बीच में बनता है, यानी 2f से बाहर बनता है, यानी द्वितीय फोकस के डबल से बाहर की ओर बनता है। यानी ये ए बी आपकी कोई वस्तु रखी हुई है जो FO डैश से बाहर की ओर है, तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश जो कि 2FO से बाहर की ओर बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब को हम इस तरीके से लेंस को सेट करते हैं, सूक्ष्मदर्शी को सेट करते हैं कि इस जो ये प्रतिबिंब बना इसकी वजह से वो इसके लिए नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये सदैव इसकी द्वितीय फोकस FE डैश के अंदर बने। यानी जब ये FE डैश और E यानी नेत्रिका लेंस के बीच में होगा तो इसका आभासी और बड़ा और सीधा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, जो कि अंतिम प्रतिबिंब होता है। समझ लीजिए, दोनों कंडीशंस मैंने बताई हैं। पहले जब हमने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया था, जब वस्तु F और 2F के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब 2F से बाहर की ओर बनेगा, और ये इसमें प्रतिबिंब वस्तु FE से पहले यानी लेंस और फोकस के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब सीधा बड़ा और आभासी बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब आभासी बनता है और बड़ा बनता है। वस्तु के कंपैरिजन में ये प्रतिबिंब इसका उल्टा है, आभासी है और बड़ा बनता है। यानी इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होती है, यानी इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। यानी कि वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है और इसका हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब इसका हम
आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, का आपको जो मैंने बोला है वो सारा लिख लेना, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण, हमारी आंख पर बनने वाला कोण जो होता है, ठीक है ना, विजुअल एंगल जो होता है वो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण और इस वस्तु द्वारा आंख पर बने हुए कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। अब ये देखिए A डबल डैश B डबल डैश और E एक त्रिभुज बनना है, ये अंतिम प्रतिबिंब है और इसी के अंदर A डैश B डैश E भी एक त्रिभुज है। दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके समरूप त्रिभुज है, इस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये आपका A डबल डैश B डबल डैश है, ये A डैश, ये B डैश है, ये बीटा कोण बनना है यानी प्रतिबिंब के द्वारा कोण बनना है और ये दूरी UE है। मैंने आपको पीछे भी समझाया है कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो वस्तु है उसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ मानते हैं। अब इसकी यह लंबाई हम AB को H ले लें, AB बराबर H और A डैश B डैश बराबर H डैश। तो वस्तु द्वारा बना हुआ कोण जो होगा tan अल्फा बराबर H अपॉन B के बराबर होगा और जैसे अल्फा भी लिखेंगे और बीटा बराबर जो होगा tan बीटा बराबर इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग A डैश B डैश बटे ये दूरी बराबर A डैश B डैश A डबल डैश B डबल डैश अपॉन ये दूरी अपॉन A डैश B डैश अपॉन UE, यानी दोनों बराबर होंगे। तो इसको हम अगर A डैश B डैश का मान H डैश लिया है तो H डैश अपॉन UE, ये दोनों हो गए आपके। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्नीफाइंग, दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा का मान है H डैश अपॉन UE और इसका मान है H अपॉन D बराबर H डैश अपॉन H D अपॉन U। ये समीकरण नंबर 3 आ गया आपका। अब यहां से हमें ये देखना है कि H डैश अपॉन H क्या है। ये है प्रतिबिंब की लंबाई पहले लेंस के द्वारा बना हुआ और ये H वस्तु की लंबाई है, यानी ये ऑब्जेक्टिव अवदर्शक लेंस का H डैश अपॉन H है, यानी मैग्नीफाइंग पावर है। तो हमारे पास होता है H डैश अपॉन H बराबर माइनस VO अपॉन U, यानी B अपॉन U होता है तो H डैश अपॉन H हो जाएगा माइनस VO अपॉन U। इसके लिए ये UO है और ये प्रतिबिंब बन रहा है वो VO पे बन रहा है, दिखाई दे रखा है, मैंने बना रखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका M बराबर H डैश अपॉन H D अपॉन UE बराबर माइनस VO अपॉन UO D अपॉन UE। ये आपका सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया। अब इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस कंडीशन में आपका VE बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, UE बराबर माइनस EV होगा। तो आपका 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE बराबर 1 अपॉन FE से FE बराबर UE आ जाएगा। इस कंडीशन में M का मान जो होगा माइनस VO बट्टे UO D अपॉन FE के बराबर होगा। यहाँ पर FE क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। FO क्या थी? UO क्या है? अवदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। VO क्या है? अवदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रथम प्रतिबिंब की दूरी। अब दूसरी कंडीशन होती है इसमें
जब प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी डी पर बनता है, उस स्थिति में वी अंतिम प्रतिबिंब है, इसका मान डी होगा और यू का मान यू ही होगा। उस स्थिति में हम डी यू का मान निकाल करके इसमें रखेंगे सूत्र में और आपका एम का मान आ जाएगा। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी वो मैं तुम्हें समझाता हूं। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। इस स्थिति में वी बराबर डी यू बराबर माइनस यू, ये वैल्यू रख दी हमने तो 1/u का मान 1/d प्लस 1/f आ गया। यहाँ से m माइनस वी अपॉन यूओ डी अपॉन यू होता है, इसमें रखा हमने तो m का मान माइनस वी अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ आ गया। वी वस्तु की दूरी है, यूओ वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से, वीओ ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और एफ ही नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। अब इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में जो आपका नली की लंबाई होगी, नली की लंबाई L बराबर वीओ प्लस यूओ होगी, वीओ प्लस एफ ही होगी। वीओ ये दूरी है, एफ ये दूरी है, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो आपका, क्योंकि डी बराबर एफ ही है तो इसका मान वीओ प्लस एफ ही के बराबर होगा। इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में जब अंतिम डी पर बनेगा उस स्थिति में वीओ प्लस ये जो मान आएगा यहाँ से ई का उसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वर्क करता है। अगला टॉपिक है बच्चों टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है दूरदर्शी यानी वो प्रकाशिकी यंत्र जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। दूर की वस्तुएं कितनी, बहुत दूर की वस्तुएं, जैसे कि आपको तारे देखने हैं, चंद्रमा देखना है, सूर्य देखने और बहुत से दूर की वस्तुएं जो दिखाई देनी है, जैसे जमीन पर ही आपको पहाड़ों पर कोई चीज देखनी है बहुत दूर से, तो इन चीजों को देखने के लिए जो यंत्र, प्रकाशिक यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, ये चांद तारे यानी एस्ट्रोनॉमिकल वस्तुएं जो होती हैं, बहुत दूर की वस्तुएं होती हैं, आकाश में जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने के काम में आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अपवर्ती दूरदर्शी, यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा होता है आपका परावर्ती दूरदर्शी। ये होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यानी खगोलीय दूरदर्शी क्या है, ये खगोलीय वस्तुओं को देखने का काम आता है, जैसे तारे, सूर्य, चंद्रमा वगैरह वगैरह। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्ती दूरदर्शी, एक परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी में रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप भी कहते हैं, इसमें अपवर्तन के नियमों का उपयोग किया जाता है। दूसरा परावर्ती दूरदर्शी है, इसमें आप परावर्तन के नियमों का उपयोग किया जाता है। इसमें परावर्तन की क्रिया होती है, इसमें अपवर्तन की क्रिया होती है। दूसरे प्रकार का दूरदर्शी होता है, उसे कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। इसका इंग्लिश नेम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसका उपयोग, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का उपयोग जमीन पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, जो हमें दिखाई नहीं साधारण आंख से देती हैं, तो उसका उपयोग पार्थिव दूरदर्शी में किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है,
उसका भी यूज किया जाता है। वो बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से आपको ये दूरदर्शी की डेफिनेशन है। दूरदर्शी क्या है? वह है प्रकाशित किरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक खगोलीय दूरदर्शी, एक पार्थिव दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी खगोलीय वस्तुओं को देखने के काम में आता है। पार्थिव दूरदर्शी जमीन पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। इसके अलावा खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, परावर्तित दूरदर्शी और एक वो अपवर्तित दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी। अपवर्तित दूरदर्शी में अपवर्तन की क्रिया होती है, अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। परावर्तित दूरदर्शी में परावर्तन की क्रिया होती है और परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अब कल मैं आपको अगले लेक्चर में अपवर्तित दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी दोनों के बारे में बताऊंगा, इनका किस तरीके से ये वर्किंग होती है। इनको इतना तैयार कर लें आप लोग और लिख लें अपनी कॉपी पर। ये जो भी नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं ये दोबारा एग्जाम वो क्लास में नहीं होने वाले हैं। आपका जो कोर्स होगा इसके बाद आगे जो भी होगा वो किया जाएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और लिखें। दैट्स ऑल।